नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव जागो इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था और बताया था कि हमारी जागो इंडिया के चैनल पर हम बहुत जल्द स्टॉप क्राइम का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमारी जुल्म के खिलाफ होगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये स्टॉप क्राइम हमारा एपिसोड शुरू होने जा रहा है और जिसका फर्स्ट एपिसोड आप सभी के बीच हम लेकर के भी आए हैं, जिसका नाम है दहेज के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आज दहेज हमारे समाज में एक कोड बन गया है, हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, इस फिल्म के जरिए हमने ये नहीं दिखाया कि दहेज लेना या देना गलत है। हमने इस फिल्म में ये दिखाया है कि दहेज लेने के बाद भी दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करना कितनी गलत बात है। दोस्तों, इस फिल्म के जरिए हम आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे देश में हर रोज बहु बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है। दहेज देना या लेना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन दहेज लेने के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करना बहुत गलत बात है। दोस्तों, इस फर्स्ट एपिसोड के जरिए हम आप सभी को दिखाएंगे कि दहेज हमारे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, हम सभी इस चीज को अनदेखा कर देते हैं, इस वजह से हमारे समाज में क्राइम आज बढ़ता चला जाता है। हम क्राइम को देखने के बाद उसे चुप बैठते हैं। सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा अपराधी हम होते हैं, जो ऐसे जुल्म को देख करके बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ऐसे जुल्म, ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाओ, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करो जो ऐसी तरह के जुल्म को अंजाम देते हैं। दोस्तों, हमारी ये फर्स्ट एपिसोड जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आप सभी के बीच आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इसे देखें और देखने के बाद सिर्फ देखें नहीं, क्योंकि ये फिल्म हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश है और खास करके हमारे बहनों के लिए, देश की बेटियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि इस फिल्म के जरिए हम एक से एक चीज आपके बीच रखेंगे जिसे आपको देखकर लगेगा कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। आइए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पे एक रामदयाल नाम के एक किसान रहते हैं। उनके एक छोटा सा फैमिली होता है, रामदयाल, उसकी पत्नी और उसके बेटी और एक बेटा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में छोटे लोगों को, जो कम पैसे वाले होते हैं, उसका नजरिया कैसा होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं इस एपिसोड के और सीधे चलते हैं हम। एक मंदिर से ये कहानी स्टार्ट होती है और मंदिर के बाद रामदयाल के घर पे पहुंचते हैं और उसके घर के हालात को दिखाते हैं, उसके फैमिली के आपको दिखाते हैं कि उसका फैमिली किस तरह से एक छोटा सा फैमिली, खुशहाल फैमिली होता है। आइए देखते हैं। जलवा भोले के तू चढ़ावा हो, भोले बाबा के तू हो मनाला हो, भोले बाबा के तू हो मनाला हो। जलवा भोले के तू हो चढ़ावा हो, भोले बाबा के तू हो मनावा हो। बंग भूमिया के पीस के तू पीला, चला चला देव घर चला, बंगिया पी के ते ढोला। चला चला देव घर चला, बंगिया पी के तानी डोला। गंगा जल में डुबकी लगा लो, कांवर में भी गंगा जल भर ला, कांवर में भी गंगा जल भर ला।
गंगा जल में डुबकी लगा ला, कांवर में भी गंगा जल भरल, हमरा संग देव घर जेबो, भोले बाबा के जलवा चढ़ेबो, सोचल सपना हो जाई पूरा। चला चला देव घर चला, बगिया पी के तानी डोला, चला चला देव घर चला, बगिया पी के तानी डोला, चला देव घर चला, बगिया पी के तानी डोला, चला चला देव घर चला, बंग पी के तानी डोला। कैसे हो शांति बिटिया? हाँ बाबा, आपकी दया और महादेव की कृपा से बिल्कुल अच्छी हूँ। सदैव मंगलमय रहे। राम दयाल, कैसी है तबीयत आपका? हाँ बाबा, पहले से तो ठीक है, आगे प्रभु की इच्छा। राम दयाल, ये सब तो महादेव का कृपा है। महादेव सदा सुखी रखे। राधा बिटिया की शादी कब करवा रहे हो? बस बाबा, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फिर उसका हाथ जल्दी पीला करा दो। हाँ बाबा, आप तो जानते ही हैं मेरी राधा बिटिया कितनी सीधी साधी है। तो बाबा, एक अच्छा सा परिवार मिल जाए महादेव की कृपा से तो फिर बात बन जाए। हमारी राधा बिटिया तो एक अच्छा लड़का मिलेगा। राधा का क्या हाल है? उसका क्या बताएं बाबा, हमेशा उसी का चिंता लगा रहता है। गलत संगत पढ़ के जब भी देखो इधर उधर करते रहता है भर दिन। जब भी उसे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये शांति आके बीच बचाव करने लगती है उसको। बस बाबा, हमेशा उसी का चिंता लगा रहता है। कोई बात नहीं, महादेव सब ठीक करेंगे। अच्छा बाबा। अच्छा बाबा। सदैव महादेव सदा सुखी रखे। राधा बिटिया, कहाँ हो? हाँ माँ, आ गई मंदिर से। हाँ आ गई। राजा आया था क्या? हाँ आया तो था, फिर चला गया। कुछ खाया था कि नहीं मेरा राजा बेटा? वाह जी वाह, यहाँ पति भूखा प्यासा बैठा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन वो निकम्मा मुफ्त का रोटी तोड़ रहा है, उस बात का सबको चिंता है। क्या आप भी दिन रात मेरे राजा बेटा के पीछे पड़े रहते हैं? देखना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा राजा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब बड़ा आदमी बन जाए। देखना जी, बहुत जल्द वो दिन आएगा। अच्छा भाई, मनोकामना जल्द तुम्हारी पूरी हो। अब चलो खाना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है।
तुम्हें तो गर्मी लग रही होगी। हाँ बाबूजी। निकम्मे, उठ यहां से, चल निकल जल्दी। हर दिन आवारागर्दी करते रहता है और खाने के टाइम में घर आके मुफ्त का रोटी तोड़ते रहता है। अरे राजा कहाँ है? अरे अभी यही तो था। निकम्मा गया होगा किसी का भलाई करने। एक तो बच्चा थका हारा घर पे आता और ऊपर से आप इतना बरसते हैं उसके ऊपर। थका हारा और राजा। तो अभी आपने देखा कि रामदयाल का परिवार कितना खुशहाल परिवार है, लेकिन आपने यहाँ एक चीज और देखा होगा दोस्तों कि रामदयाल अपने बेटे राजा पर का बर्ताव अलग सा आता है। दोस्तों, राजा एक युवा लड़का होता है और राजा आज के युवा पीढ़ी में जितने भी लोग आज हमारे देश में, आपको पता है कि नशे, बुरी संगीतों के लत पड़ गए हैं, तो राजा उसी का शिकार होता है, जिसके वजह से रामदयाल अपनी बेटी के बहुत चिंता रहता है कि कब ये कुछ करेगा। इसके वजह से रामदयाल अपनी बेटी को दिन रात डांटते रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राधा की। दोस्तों, जिस घर में जवान बेटी हो उसके पिता का क्या हाल हो सकता है आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। रामदयाल राधा की शादी को लेकर के काफी परेशान रहते हैं और रामदयाल रात दिन इसी ताक में रहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और राधा का हाथ पीला कर दे। लेकिन रामदयाल काफी लोगों के पास जाते हैं, अपनी बेटियों का रिश्ता तय करते हैं, लेकिन सब जगह पे बात एक ही जगह पे आके अटक जाती है और वो बात है दहेज। दहेज, आज किसी भी बेटी का शादी करवाते हैं तो दहेज का डिमांड सबसे पहले होता है कि आप कितना लोगे, आप कितना दोगे। तो वहीं पे रामदयाल जब अपनी बेटी राधा का रिश्ता कहीं भी तय करने जाता है तो हर जगह उसका मुद्दा अटक जाता है और मुद्दा अटकता है दहेज पे। दोस्तों, रामदयाल चिंतित रहते हैं, हर जगह वो जाता है और हर जगह से वो हार के चला आता है। एक दिन संजोग से रामदयाल थका हारा और परेशान कहीं से रिश्ता देखकर आ रहा होता है और वो मन में यही सोचता है कि आज तक मुझे अपनी राधा के लिए कोई अच्छा परिवार नहीं मिला। दोस्तों, उसी समय रामदयाल के बचपन का दोस्त श्यामलाल चौधरी, जो काफी रईस फैमिली से होते हैं, वह उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और अपने बचपन के मित्र रामलाल को चिंतित देखकर, परेशान देखकर उससे पूछ बैठता है। रामदयाल अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। श्यामलाल जी बड़े ही प्यार से अपने रामदयाल दोस्त से उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता है। दोस्तों, कोई भी बड़ा परिवार छोटे परिवार को नहीं अपनाता है, लेकिन श्यामलाल जी पुराने जमाने के और दहेज के खिलाफ चलने वाले इंसान थे। उन्होंने राधा का हाथ बड़े ही प्यार से रामदयाल से मांगा। रामदयाल इस बात को सुनते ही खुशी से उछल जाते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आइए देखते हैं क्या होता है। अरे रामदयाल, बहुत चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? क्या बताएं चौधरी, हमारी तो एक ही चिंता है, जिस घर में जवान लड़की हो उसके बाप को क्या हो सकता है, आपको तो सब कुछ पता है। बस इतनी सी बात जी। क्या रामदयाल, इतनी सी बात लेकर के इतना चिंता में डूब गए हो? अरे रामदयाल, मेरे मन में एक बात थी जो तुम्हें कहना था। जरूर। अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर। राधा बेटिया को देखा ही हूँ, राधा बेटिया जैसी मुझे बहू चाहिए थी। अगर तुम्हें एतराज न हो तो तुम्हारी बचिया की हाथ मैं अपने बच्चे के लिए मांगता हूँ।
क्या आप हमारे लड़की को अपनाएंगे? देखो, हमें जैसी बहू चाहिए वो सारा गुण तुम्हारी बचिया में है, इसलिए हम उसका हाथ मांगते हैं। आज तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया आपका यह बात सुनकर। चौधरी जी, आपने तो मेरे मन का बोझ ही हल्का कर दिया। ये तो हमारी बेटी की भाग्य है जो आपके घर की बहू बनेगी। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं कल राधा बिटिया को देखने के लिए। जैसी आपकी इच्छा। चौधरी जी प्रणाम। अरे राधा की माँ, कहाँ गई हो? राधा की माँ, राधा की माँ, कहाँ गई हो? राधा की माँ, राधा की माँ, अरे राधा की माँ। अरे हाँ हाँ, क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अरे राधा की माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे कुछ बताओगे भी या अकेले ही खुशी मनाओगे? अरे राधा की माँ, आज राधा की शादी तय करके आया हूँ। क्या? हाँ भाई हाँ। पर कहाँ? अरे राधा की माँ, जैसा हमें लड़का चाहिए था, जैसा घर चाहिए वैसा ही मिला है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हम भी तो जाने कौन है वो परिवार। और कौन? अपने श्यामलाल जी के बेटे। क्या? श्यामलाल जी के बेटे? हाँ भाई हाँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने से खुद राधा बेटी का हाथ मांगा है। और सुनो, कल राधा बिटिया को वो देखने भी आ रहे हैं। अच्छा जी, तब तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। हाँ राधा की माँ, वो पहली बार आ रहे हैं, किसी भी चीज की कमी ना हो। अरे आ गई मेरी राधा। अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप दोनों ही बड़े खुश हैं। अरे राधा, आज हमने बहुत बड़ा ही काम किया है। हमारे मित्र श्यामलाल जी हैं ना, उन्हीं का लड़का से तुम्हारी शादी तय करके आया हूँ। बेटा, बहुत ही अच्छा परिवार है, वहाँ जिंदगी भर खुश रहोगी तुम। और सुनो, श्यामलाल जी ने खुद तुम्हारा हाथ हमसे मांगे हैं। तुम खुश हो ना बेटी? हाँ बाबूजी, आप दोनों को जैसा ठीक लगे, पर मेरी पढ़ाई? अरे तू पढ़ाई की चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। थैंक यू बाबूजी। लो, आ गया तुम्हारा लाडला बेटा। कहाँ से आ रहे हो बाबू? तुम्हें कुछ पता भी है? अरे इसे कुछ बताते क्यों नहीं हो? इसके बहन की शादी तय हो गई है। शादी? माँ, बाबूजी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही बोल रहे हैं, कल राधा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बोल दो शांति इसे, कल के दिन ये घर से कहीं ना निकले। हाँ बेटा, कल कहीं मत जाना। हाँ बाबूजी, हमारा बहन का रिश्ता हुआ है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
बातें तो बहुत हो चुकी, जी अब थोड़ा राधा बिटिया को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे राधा की माँ, राधा बिटिया को तो ले आओ। हाथ जोड़िए, नमस्ते। चौधरी जी, यही है मेरा लड़का राजा। प्रणाम। हाँ रामदयाल जी, बहू तो हमें पसंद है। क्यों विजय की माँ? हाँ हाँ। रामदयाल जी, जी ये संबंध हमें बहुत पसंद है। जी हम चाहते हैं 2 दिन के अंदर यह विवाह हो जाए जी तो अच्छा रहेगा। जी, लेकिन 2 दिन में ऐसी तैयारी कैसे होगी? अरे रामदयाल जी, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हम है ना, शादी का सारा व्यवस्था हम करेंगे। राधा बिटिया हमें बहुत पसंद है और हमारी बेटी के समान है। आप किसी प्रकार का चिंता न करें। हमारे पूर्वजों का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, उसी में शादी का व्यवस्था कर लिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी चौधरी जी, राधा तो अब आपकी बेटी है, आपकी जैसी इच्छा हो। लेकिन चौधरी जी, लेन देन की तो कोई बात नहीं हुई। कैसी बात कर रहे हैं समझी जी? आप तो हमारे परिवार के एक प्रकार के सदस्य हुए और दहेज तो समाज का कोड बन गया है। दहेज हमें नहीं चाहिए समझी, हमें तो बेटी चाहिए, वो भी एक जोड़े में। धन्य है आप महान है समधी जी। नहीं तो बिना दहेज का सीधा मुंह कोई आजकल बात नहीं करता। अब राधा आपकी बेटी है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसी अनुकूल होगा। आपके जैसा विचार आजकल के जमाने में बिना दहेज का बहुत ही मुश्किल है। आप धन्य हैं, आपके जैसा परिवार। हमें तो लगता है हमारी बेटी हमेशा आपके यहाँ सुखी रहेगी। अवश्य समझी जी, अवश्य। राधा हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी बन के हमारे पास रहेगी। हम उसे पिता जैसा प्यार देंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है समझी जी, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अभी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है।
अच्छा समझी जी अब हम विवाह के रोज आपसे मिलते हैं। जी। अब हम दोनों दोस्त से समझी बन गए। जी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। जी समझी जी। जी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रही होगी तो माफ कर दीजिएगा समझी जी।
Music by Rick Sartaj. दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश है लेकिन कह रही धड़कन, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। Music by Rick Sartaj. मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि श्यामलाल जी अपने वादे के पक्के थे। उन्होंने राधा का हाथ मांगा और राधा का हाथ मांगने के बाद उनकी शादी भी हो जाती है। रामदयाल तो इस चिंते में होते हैं इतना बड़ा शादी, और श्यामलाल जी वहां पे 2 दिन का केवल समय देते हैं। 2 दिन के बाद एक बेटी का शादी होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्यामलाल जी ने बड़े ही प्यार से रामदयाल को समझाया, रामदयाल हमारी पुरानी पूर्वजों का मंदिर है और वहां पे शादी होगा। दोस्तों शादी विवाह बड़े ही धूमधाम से हो जाती है, आपने देखा। लेकिन मैं आप सभी से पूछता हूं कि क्या जरूरी है कि श्यामलाल जी बिना दहेज के शादी की है? तो क्या उसका फैमिली यानी राधा की सासू माँ उसे एक्सेप्ट करेगी? नहीं दोस्तों, बता दूं यहाँ पे कि जो राधा की सासू माँ होती है, जो विजय की माँ है, वह काफी थोड़ी लालची टाइप की औरत होती है।
वह पैसे के मामले में बड़े ही टॉप होती है। और विजय जो राधा के पति हैं, वह अपनी माँ का भक्त होता है। माँ ने जो कह दिया या बेटा ने जो कह दिया माँ से, वही बात चलता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि राधा जब अपनी ससुराल जाती है और दहेज के बिना किसी लड़की का शादी हो, तो उसके ससुराल में किस तरह का व्यवहार उसके साथ होता है, आइए आपको दिखाते हैं। जब राधा शादी करने के बाद अपनी ससुराल जाती है और उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, आइए देखते हैं। आओ बैठो। ए बहू, चाय लेके आना। और बहुत देखभाल करती है ना ठीक से? हाँ करती है। क्या बताऊँ, आज इस समय में कौन करता है बिना दहेज के शादी। एक ही बुढ़ू है, जो है ना बहुत सीधा सा पता है, कर दिया। कुछ तो दिया तो नहीं है, लेकिन बहुत ठीक ठाक। क्या तुम भी सुबह सुबह कुछ से कुछ बोलती है? आज के समय में लड़की के गुण को देखा जाता है, उसके व्यवहार और चरित्र को देखा जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, आपको तो खाली वही दिखता है ना, और तो कुछ दिखता है नहीं। आपसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा, मैं मंदिर होके आता हूँ। हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कोई जरूरी है ना पढ़ने लिखने के, जा अंदर। माँ जी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। कोई जरूरी ना पढ़ने लिखने का। मैंने नहीं, कोई जरूरी ना पढ़ने लिखने का। ये सब हम नहीं जानते हैं। मैंने शादी से पहले भी कहा था, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। हम ये सब नहीं जानते हैं। ये सब तुम्हारे पिताजी जाने, हम नहीं जानते हैं। पर माँ जी, हम बोल दिए ना एक बार, न पढ़ना लिखना है। जाओ उधर से, जाओ। अरे क्या हो गया माँ? देख लो अपनी बहुरिया के, एकदम बात नहीं सुनती है। क्या हो गया? कुछ बोला क्या तुझे? हाँ, बहुत कुछ बोला। हम बोला तो हम जाएंगे पढ़ने कॉलेज। एकदम नहीं उसको जाने देना माँ कॉलेज। बोल रही है, बोलो जाएंगे। ये सब से ना बाबूजी का किया धरा है। मैं तुझे पहले भी बोला था, ये सब बाबूजी का किया धरा है। तुम्हारा बाबू भी समझेगा, हम नहीं समझेंगे। तुझे कुछ बोला क्या माँ? हाँ, हमको लगाया। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ उसको।
समझ गई? और तुझे कुछ बोले ना माँ, सीधा मेरे को बोलना, बता देता हूँ इसको। छोटी घर की होती है ना, 100 जैसे होते हैं, ये सिर्फ बाबूजी का किया दिया हुआ है। आगे बोले ना मुझे बता देना। बहू 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 बहू, खाना बन गया है क्या? जी बाबूजी। बहू, तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा? अरे बहू, तू क्या बताएगी? आज तुम्हारे ऊपर जितना सितम हो रहा है उसका कारण मैं हूँ। भगवान न जाने हमको क्या क्या सजा देगा, कहना मुश्किल है। हो सके तो बहू हमें माफ कर दे। नहीं नहीं बाबूजी, चलिए बाबूजी, मैं खाना लगा देती हूँ। देखो ना ये गाड़ी कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ ना इस बार वो गाड़ी हटा कर ना ये गाड़ी ले लूं। पर माँ इसका प्राइस ना 10 लाख रुपया है। देखो ना आंटी, हाँ, अच्छा लग रहा है ना। पर माँ इसका प्राइस ना 10 लाख रुपया है। माँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। इसके पिता ने आज तक कुछ दिया नहीं मुझे, क्यों ना इस गाड़ी का डिमांड कर डालूं। लेकिन इस गाड़ी का डिमांड करने से कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि इसका प्राइस ना 10 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया मैं दे दूंगी, 5 लाख उससे मांग लो। अगर तू 5 लाख दे देगी ना माँ, तो मैं 5 लाख इसके पापा से मंगा जाओ लेता हूँ। पापा से मांग के लो। सुनो,
अरे राधा, अरे कहाँ गई शांति? अरे देखो, राधा आई है। सुहागवती रहो। अरे राधा बिटिया आ गई। राधा बिटिया, कैसी है तू बिटिया? मैं ठीक हूँ माँ। अरे राधा बेटी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बस एक कप अपने हाथों से चाय बना दे। जी बाबूजी। अरे अरे, अभी अभी तो राधा बिटिया थकी हारी आई है और आप भी शुरू हो गए। माँ रहने दो, मैं बना दूंगी। क्या आप भी? राधा बिटिया अभी थकी हारी घर आई है और आप भी शुरू हो गए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी हमने? इतने दिनों से वही तो पिलाती थी मुझे चाय। अरे थोड़ा आराम तो कर लेने देते बच्चे को। अच्छा कोई बात नहीं, वो बना देगी। जरा ठहरिए जी, मैं राधा बिटिया को जरा देख कर आती हूँ। ससुराल से पहली बार आई है। हाँ हाँ, देख लो। अरे राधा बिटिया, अरे राधा बिटिया, ये कैसा निशान है बेटा? बोलो बोलो बेटा बोलो। अरे यहाँ भी है। पूरे बदन में तुम्हारे कैसे निशान है बेटा? क्या हो रहा है ससुराल में तुम्हारे साथ? बोलो बेटा, बोलो राधा, बोलो। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मैं तुम्हारे मन की बात तुम्हारे चेहरे को समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। अपनी माँ को भी नहीं बताएगी। क्या बताऊँ माँ, जब से शादी करके गई हूँ तब से यही सब चल रहा है। अरे राधा की माँ, आज चाय मिलेगी कि नहीं? माँ तू रो मत माँ, तुझे मेरी कसम है, बाबूजी को इन सब के बारे में कुछ मत बताना। बाबूजी चाय का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसी हालत में मैं बाबूजी से कैसे पैसा मांगूंगी? नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आई हो। सदा सुहागन रहो।
हम तुमको बताते हैं। अरे शांति, क्या बात है, बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ वो है ना। नहीं क्या वो? कुछ नहीं, राधा बिटिया की बहुत याद आती है मुझे। अरे तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। चलो आज मिल लेते हैं उससे। सच? राधा के बाबू एकदम। राधा बेटी से मिलने ले जाओगे? एकदम एकदम, तैयार हो जाओ। चलो आज ही मिल के आते हैं। मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। माँ आई क्या? आई तो है लेकिन कुछ लेकर नहीं आई है। हाँ, जैसे खाली गई थी ऐसे खाली आई। देख माँ, बर्दाश्त की भी सीमा होती है। अब इस राधा की बच्ची को मैं घर में नहीं रहने दूंगा, और ना तू बीच में बोलेगी और ना बाबूजी को बोलने दूंगा। जाओ निकालो घर से। हाँ जाओ। चल चल, बहुत हो गया तेरा नाटक, चल। माँ, आज मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। इसके पिता ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। सुन ले तू, अगर इस घर में रहना है ना तो 5 लाख रुपया लेके आना, वरना मत आना। आज के टाइम में कौन करता है ऐसे शादी? जब पहली बार एक बार डिमांड किया, माना कुछ तो खाली हाथ आ गई। अब ये रहेगी अपने मायके में। उसी दिन आएगी तू वापस घर जिस दिन ये 5 लाख रुपया लेके आएगी। चल चल, पढ़ाई करेगी तू, पढ़ाई। निकालता है तेरा सब पढ़ाई। अरे रे, वो तो अपनी राधा बिटिया है। उठो उठो राधा बिटिया, उठो। अरे राधा के बापू, राधा बिटिया के साथ यहाँ क्या हो रहा है? राधा बिटिया, राधा बिटिया, राधा राधा बिटिया, राधा बिटिया, राधा बिटिया। अरे ये तूने क्या कर ली? भगवान, कितना अन्याय मेरी बेटी के साथ हुआ है। अरे बिटिया, ये कैसा हाल? आप चलिएगा, आपके वजह से हुआ है। नहीं नहीं, तुम लोग आप अपनी बेटी को लेके जाइए यहाँ से। आपकी बेटी की अब जरूरत नहीं है, जाइए। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी, ऐसा मत कीजिए मेरे बेटी के साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? जमाई बाबू, कीजिए मेरे साथ। ऐसा मत कीजिए मेरी बेटी के साथ। बाबूजी चलिए, ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगना हमें। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से राधा के साथ जुल्म और सितम होता है। दोस्तों आपको बता दूं, राधा एक अच्छी बेटी के साथ साथ एक अच्छी बहू की भी भूमिका बड़े ही प्यार से निभा रही है। लेकिन यहीं पे उसके पति और उसकी सासू माँ एक अपने सासू माँ होने का नाता कभी नहीं निभा पा रहे, ना ही विजय अपने पति का फर्ज निभा पा रहा है। दोस्तों आपको बता दो कि जो पैसे वाले होते हैं इनके लिए हर चीज बदलना एक शौक हो जाता है। विजय को नई गाड़ी चाहिए होती है और नई गाड़ी के लिए वह पैसे का डिमांड करता है, जिसमें कि वह अपने पत्नी से 5 लाख रुपया का डिमांड कर देता है। 5 लाख के लिए अपनी पत्नी को परेशान करता है। वही लड़की जब आती है अपने मायके, वो बिना कुछ बोले चली जाती। क्यों? क्योंकि रामदयाल की स्थिति को वो जानती है कि हमारे पिता के पास इतने पैसे नहीं है। अगर हमारे पिता के पास इतने पैसे होते तो वो एक अच्छे घर में उनकी शादी करवाती। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब मोड़ लेती है हमारी ये दहेज की। दोस्तों जब राधा
खाली हाथ आती है अपने घर, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है ये आपने देखा। इसके बाद राधा को घर से लोग बाहर कर देते हैं। दोस्तों, राधा के पिता जब शादी करवाने की राधा से श्यामलाल जी से बात करते हैं तो दोनों की पढ़ाई की बात होती है। आपने ये भी देखा कि जब राधा पढ़ने के लिए जाती है तो उसके पढ़ाई को कैसे रोका जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं लेकिन हम सभी अनदेखा कर देते हैं। आइए अब कहानी थोड़ा सा मोड़ते हैं और कहानी को दिखाते हैं आपको सीधा। जब राधा को उसके फैमिली, उसके ससुराल वाले घर से बाहर कर देते हैं और तब क्या होता है आपको पता है। राधा जब ससुराल से निकाली जाती है और अपनी नैहर आती है, अपने मायके आती है, मायके में रहने के बाद उसके मन में अजीब अजीब से ख्यालात घूमने लगते हैं और वो उसके सामने एक ही फैसला आता है, क्या? मौत। और वो मौत को गले लगाने के लिए तुल जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राधा मरने के लिए जाती है, लेकिन बड़े ही समझदारी से वहां पे राधा को आत्मज्ञान होता है कि मौत किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो वहां पे राधा को आत्मज्ञान होता है, उसकी परछाई निकलती है, उसको समझाती है और राधा वहां पे समझदारी से काम लेती है। मरना इंसान के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आइए देखते हैं। तुम मरने आई है ना? तू मर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तू जो मरने आई है, तूने अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? अगर तू मर जाएगी तो उनका क्या होगा? तुझे तो पड़ी है अपने ससुराल वाले का दुख और दर्द, अपने माँ बाप की तूने तो सोची ही नहीं है। तुझे तो माँ बाप की चिंता ही नहीं है जो जीते जी मर जाएंगे। अरे पगली, तू सोच, अपने ससुराल से तू सही सलामत अपने घर आई है। जरा उन लड़कियों के बारे में सोच जो दहेज के कारण ससुराल में ही मार दी जाती है। अरे तेरा नसीब अच्छा है जो तू सही सलामत यहाँ है। सही सलामत रहने के बावजूद तू मरने आई है। अगर तेरे अंदर जमीर है तो उस जमीर को जगा और लड़ ऐसे लोगों के खिलाफ जो लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उठ, जाग। एक लड़की क्या नहीं कर सकती है।
तू कर सकती है, तू कर। नहीं कर सकती तो मर जा। लेकिन सुन, तेरे मरने के साथ ही तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे और इसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। तेरे मरने के साथ ही तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे और इसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। ये मैं क्या कर रही थी? मैं मरने आई थी? मेरी वजह से आज तू जाने चली जाती। अरे राधा की बाबूजी, अरे राधा बिटिया घर पे कहीं नहीं दिख रही है। क्या? अरे राधा बिटिया कहीं नहीं दिख रही है। अरे यही कहीं होगी, देखो अपने कमरे में। और कहाँ जाएगी? अरे मैंने सारा कमरा छान मारा, कहीं नहीं दिखाई दे रही है राधा बिटिया। अरे क्या तुम भी यही कहीं हो? चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। देखिए न जरा सा। अरे राधा बिटिया, कहाँ चली गई थी तुम सुबह सुबह? हमारी माँ कितना परेशान हो गई है। चलो चलो अंदर चलो। ये लो तुम्हारी बेटी। अरे राधा बिटिया, कहाँ चली गई थी राधा बिटिया? कितना परेशान हो गई थी मैं। कहीं नहीं माँ, सहेली के यहाँ गई थी। आपने भी देखा कि राधा घर पहुंचती है, उसके पिता इससे पहले उसकी माँ ढूंढती है। उसके माँ के मन में अजीब अजीब से सवालात होते हैं। और फिर जब रामदयाल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब तक राधा घर पहुंचती है और उससे पूछा जाता है कि बेटी तुम कहाँ थी? तो बेटी राधा बड़े ही नरम से कहती कि मैं अपनी सखी सहेली से मिलने गई थी। दोस्तों, अब कहानी और रुझानों की तरफ मोड़ रहे हैं और इमोशनल कहानी होने वाली है। जब राधा अपनी नैहर में अपनी पढ़ाई फिर से शुरुआत करती है, एक नई जिंदगी शुरुआत करती है। कुछ सालों के बाद बीतता है और राधा आईएएस ऑफिसर बन जाती है। आईएएस ऑफिसर बनने की बात सुनकर उसके फैमिली में एक खुशी का लहर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा अगर दुख होता है
तो राधा के ससुराल वाले को इस बात का सबसे बड़ा दुख होता है। क्योंकि राधा के ससुराल वाले जानते हैं कि राधा को हमने दहेज के वजह से घर से बाहर निकाला है, कहीं वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले। विजय की माँ यानी राधा की सासू माँ सुबह सुबह जब पेपर में देखती है कि राधा बनी IAS ऑफिसर तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो विजय से कहती है कि विजय बेटा राधा IAS ऑफिसर बन गई। तो विजय कहता है कि माँ चलो इससे पहले राधा जब उस पोजीशन पर जाए उससे पहले हम उसे मना करके घर ले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक बचाव के लिए, अपनी बचाव के लिए राधा को घर वापस बुलाने के लिए लोग साजिश बनाते हैं। लेकिन आपको बता दो राधा जैसी कितनी बहू बेटी आज मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। राधा सही सलामत अपने ससुराल से वापस आ जाती है। इस वजह से आज उसने नई जिंदगी की शुरुआत की और आज एक बड़ी IAS ऑफिसर बन गई। लेकिन राधा की जैसी कितनी बहु बेटियां ससुराल में ही मार दी जाती हैं। दोस्तों इस बात को हम सभी अनदेखा ना करें, मैं यही चाहता हूँ। और जब राधा IAS ऑफिसर बनती है और इसकी खबर उसके ससुराल वाले को जाते हैं तो ससुराल वाले उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। तो वहां मालूम पड़ता है कि राधा अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। तो सभी ससुराल वाले फैमिली जो हैं उसके मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पे मिलते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से राधा ने बड़ी समझदारी से अपने सासू माँ अपने पति का आंख खोला और क्या हुआ, आइए देखते हैं। विजय बच्चा देखो देखो बहू का फोटो है उसमें, आओ और देखो देखो जल्दी। हाँ माँ, बहू का फोटो है बेटा, आओ जल्दी देखो। राधा का फोटो? हाँ हाँ हाँ। राधा बनी IAS ऑफिसर? वही तो। माँ राधा IAS ऑफिसर बन गई, तू सोच रही है कुछ? उसे दहेज के लिए हम दोनों ने घर से बाहर किया था। अगर ये नौकरी पाने के बाद हम दोनों पे कोई एक्शन लिया तो? इससे पहले ले आते हैं। हाँ माँ चलो चलो चलो। माँ तुम रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाता हूँ। चलो चलो चलो। बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राधा को अब घर वापस लेने आया हूँ। उस दिन का भूल गए जिस दिन हमारी लड़की को धक्का मार के आप बाहर किए थे, हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिए थे, निकल गई हेकड़ी। बाबूजी, वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी। गलती का प्रायश्चित करना पड़ता है बेटे, ये दुनिया है, ये नहीं जैसा हम व्यवहार किए वैसा पलट गए। बेटी की जिंदगी है। बाबूजी, मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो हमारी बिटिया से मांगो। समझी जी, गलती तो बच्चों से होती है, आप इसे माफ कर दीजिए। नहीं समझी जी, अगर माफी मांगनी है तो हमारी बिटिया से मांगिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, समझी तो बाद में हुए, इसमें मैं क्या कर सकता। जैसा व्यवहार आप लोगों ने, आपके लड़का ने हमारे बेटी के साथ किया, संबंध तो नहीं टूट सकता है समझी जी। टूट नहीं सकता है, लेकिन आप लोगों ने निभाया भी तो नहीं। राधा को हम अपना बेटी के समान मानते हैं। बेटी के सामान ही तो ले गए थे, फिर ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों हुआ? बाबूजी, ये लोग मुझे लेने नहीं आए हैं, ये सिर्फ मेरी नौकरी के कारण यहाँ आए। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन आए तो हैं, अपने प्रायश्चित करने के लिए तो आए हैं ना। समझी जी, अब तो हमें माफ कर दीजिए। लोग
शर्मिंदा है अपने किए हुए पर। राधा बेटी, सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं तुम्हारा हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं बाबूजी। क्या चौधरी जी, सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं आप? हाँ, इसका सब कुछ जड़ तुम हो। जितना भी यहाँ पर हो रहा है बहू के साथ, सबका भागी तुम हो। मेरा क्या गलती है उसमें? अभी भी तुम शर्म करो, जाकर माफी मांगो राधा बेटी से। अरे बहू, मुझे माफ कर अरे दो। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? दहेज के कारण कितनी लड़कियां ससुराल में मार दी जाती हैं। आप जरा बताओ, आज के टाइम में दहेज क्या है? मैं तो अच्छी भली थी जो आपके घर से जीवित बचकर आ गई, वरना कितने जुल्म सितम सहती। मैं ये नहीं कह रही कि दहेज लेना गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि दहेज लेने के बाद भी लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करना ये गलत है। आप जैसे कितने माँ बाप ना जाने दहेज के लालच में कितनी बहू बेटी को मार डालते हैं। आप भी तो एक बहू है ना। अगर आपके ससुराल में भी आपको इस तरह से टॉर्चर किया जाता तो आप क्या करती? बोल रहे हैं ना बहू, हमसे गलती हो गया, माफ कर दो हमको। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर मुझे नौकरी नहीं लगती तो आप लोग मुझे लेने नहीं आते ना? ये सब सिर्फ नौकरी के कारण हो रहा है ना? कहीं आपको ये तो डर नहीं था कि बहू को नौकरी लग गई और कोई एक्शन लेगी? नहीं बहू, और शर्मिंदा मत करो हमको। हम तुम्हें लेने आए, चलो अपने घर। राधा बिटिया, अब जाने भी दे। ये लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है बिटिया। गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना समधिन जी। गलती तो इंसानों से होती है, पर जब पछतावा होता है ना, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज मेरी बेटी सही सलामत है और मेरे पास है, तो आप उसे लेने आ गई। यही अगर मेरी बेटी मर जाती तब आपको पछतावा आता, तब क्या करते उस वक्त? तो क्या मेरी बेटी वापस आती? समधन जी, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हमको माफ कर दो। आप लोगों ने जो गलती की है वो और कोई माँ बाप ना करे, कोई सास ससुर ना करे। ये समाज को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा, ये हमारा शॉर्ट फिल्म जो दहेज पे था, और ये हमारी सारी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो कि हमारे ससुर जी बने थे, साले जी बने थे, सास बनी थी, और हमारी जो है कि ये गांव की सास है, और ये हमारी वाइफ का रोल किया रचना, और ये माँ का रोल है शांति, और अनीता जी ने हमारी आंटी का रोल किया, और हमारे चौधरी जी जो हमारे गाँव के दादाजी हैं, त्रिलोकनाथ झा जी। दोस्तों, इस मूवी बनाने का हमारा यही मकसद था कि दहेज आज हमारे समाज में एक कोड बन गया है, और दहेज लेना गलत नहीं है। मैं इसमें ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आप दहेज मत लो, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दहेज के कारण ना जाने कितनी बहु बेटियां फांसी से लटक के मर जाती है, कितनी बहु बेटियों को जलाकर मार दिया जाता है, कितनी बहु बेटियों को किस किस तरह से मारा जाता है, वो आप हम सभी जानते हैं। दोस्तों, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अब भी समय है। इस फिल्म से अगर आपको कुछ भी सीख मिला हो तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझे, जागरूक करें देश को और बताएं लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी से, और एक साथ कहेंगे जागो। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि राधा अपनी पूरी फैमिली को कैसे अपनी बातों से, अपनी समझदारी से एक कर लिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि बड़े से बड़े चट्टान को भी आप तोड़ने की क्षमता रखते हो। तो जैसे कि इसमें आपने देखा, इस फिल्म में
आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय दें कि राधा जैसी कितनी बहू बेटियां आज इस चीज का शिकार होता है। ऐसा ना हो, अपनी हमें राय जरूर दें। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं समाज से जुड़ी तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो मेल आईडी मेंशन होगी उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर भी होंगे, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि इस फिल्म को आप लोग देखिए, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हमारी ये फिल्म या हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक जा सके। और हमारे देश की बेटियों से, बहु बेटियों से एक बात कहनी है हमें, वो कहनी ये है कि मौत किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से राधा ने मौत को गले नहीं लगाकर उसके हालात से लड़े और आज वो उसकी फैमिली उसके साथ थी। मैं देश की सभी बेटियों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी कि जब आपके साथ ऐसे हालात आए तो आप प्लीज मौत को गले ना लगाएं। मौत किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए उससे लड़ें, उसे अनदेखा ना करें। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, जितनी भी मेरी बहनें हैं, कि आप लोग प्लीज इस चीज को समझ लें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस कंप्लेन करो, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। एक दिन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने देखा कि राधा की सासू माँ को पछतावा आता है। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या राधा अपने ससुराल में ही मार दी जाती दहेज के कारण, और उसके बाद उसके ससुराल वाले को पछतावा आता, तो क्या आज राधा होती? नहीं ना। तो ये चीज है, तो जहां पे लोग, पछतावा तो हर इंसान को आता है बाद में, लेकिन किसी को खो देने के बाद अगर पछतावा आए तो वो पछतावा नहीं होता। हम सबसे बड़ा अपराधी है। तो दोस्तों, इसी तरह एक से एक कहानी लेकर हम आप सभी के बीच आते रहेंगे। स्टॉप क्राइम का सेकेंड पार्ट जो है हमारा, वो रेप के खिलाफ आवाज, जो बहुत जल्द आप सभी के बीच लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और अगर हमारा आपको एपिसोड अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी एपिसोड हम बनाएं आप तक सीधा सीधा पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी चीजों की पसंद सब लोगों की होती है। फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।